Welcome students. Today we are going to start new section that is Newton's laws of motion. In that section we will learn about the dynamics of motion of any object. देखिए इससे पहले जो भी काइनेमेटिक्स में हमने पढ़ा उसमें हमने स्टेट ऑफ मोशन के अंदर जो चेंजेस देखे थे उसमें हमने कॉज ऑफ चेंज नहीं देखा था। अब हम स्टडी करेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आता है तो कौन से फैक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके हम इसमें देखेंगे फोर्सेस को, डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस जिनकी वजह से स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आता है। ओके तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं फोर्स क्या होता है। तो फोर्स जो है वो कोई भी पुश या पुल होता है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आता है या उसकी शेप एंड साइज में चेंज आता है। तो अब पुश और पुल विच चेंजेस और टेंस टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन और डायरेक्शन ऑफ motion of any object is called force. Force is the interaction between the object and source. ओके और फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अभी हमने कहा ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट क्या है, दैट इज एनी सिस्टम। जैसे कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट कोई बॉक्स है उस पर फोर्स लगाओ तो आप जो हो उसके लिए सोर्स हो और जो ऑब्जेक्ट है मतलब जो बॉक्स है वो ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी जो है फोर्स, उससे हमें क्या पता चलता है कि जो फोर्स है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होगी। और दूसरी बात, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स देखेंगे मतलब दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस का इफेक्ट देखेंगे तो नेट इफेक्ट जो होगा वो वेक्टर सम से हमारे पास मिलेगा। ओके तो इतना याद रखना है। अब हम देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उस पर रिजल्टेंट फोर्स की वजह से क्या इफेक्ट क्रिएट होते हैं। एक यहाँ पे मे चेंज ओनली स्पीड। तो हमें पता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे और वो फोर्स अगर उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन में है तो उस कंडीशन पे उसकी स्पीड जो होती है वो चेंज होती है। मीन्स अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं और हम देखते हैं कि उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और जो फोर्स है वो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो उसमें जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज होता है। वहीं अगर हम ये चीज़ देखते हैं कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं वो वेलोसिटी के अपोजिट है तो उस कंडीशन में वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डिक्रीज होता है। दूसरा फैक्टर देखते हैं, चेंज इन ओनली डायरेक्शन। अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसकी कोई वेलोसिटी अगर v है और अगर मैं फोर्स लगाऊं उसकी मोशन के वेलोसिटी के जस्ट परपेंडिकुलर और ये फोर्स हमेशा इसके परपेंडिकुलर है, तो हम क्या देखते हैं कि इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो तो कांस्टेंट है बट इसकी डायरेक्शन चेंज होती है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे कि हम किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में चेंज ला सकते हैं। अगर हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स अगर ऑब्लिक कंडीशन में है, जैसे कि ये कंडीशन, तो अब यहाँ पे क्या देखेंगे हम, फोर्स जो है फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन में होगा वो होगा एफ कॉस थीटा और एक इस डायरेक्शन में होगा एफ साइन थीटा। तो यहाँ पे एफ कॉस थीटा जो है वो इसका मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज करेगा। और एफ साइन थीटा जो है वो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज करेगा। ठीक है, इसके अलावा एक और फैक्टर हो सकता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं तो उसकी शेप और साइज में चेंज आए, जो हम देखेंगे जब हम बात करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में, जिसमें हम क्या देखते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं तो मॉलिक्यूलर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो चेंज होती है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ फोर्स जो हम नेचर में देखते हैं। तो नेचर के अंदर मेनली जो है वो चार तरीके के फोर्सेस हम देखते हैं। एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये वो फोर्स है जो कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट जो है उनके बीच में लगता है, यानी कि अगर एक चार्ज है और दो चार्ज, ये दो चार्ज है, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स जो होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा। तो जो चार्जेस हैं, चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दूसरा होता है ग्रेविटेशन फोर्स। तो कोई भी मासेस की अगर बात करें तो मासेस के बीच में जो फोर्स होगा वो ग्रेविटेशन फोर्स होता है। तो ठीक है, तीसरा यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स। देखिए जब दो सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं तो
कॉन्टेक्ट सरफेस पे इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से जो फोर्स जनरेट होते हैं उन्हें बोलते हैं कॉन्टेक्ट फोर्स। जैसे कि नॉर्मल फोर्स हुआ या टेंशन फोर्स हुआ या फ्रिक्शन फोर्स हुआ। तो ये वो सेक्शन है जहाँ पे ये मतलब इस सेक्शन के अंदर हम इस टाइप के फोर्सेस की स्टडी करेंगे। ओके। और फोर्थ टाइप ऑफ फोर्स होते हैं वो है न्यूक्लियर फोर्स, जो न्यूक्लियस के अंदर लगते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में। इनकी रेंज होती है 10⁻⁻15 मीटर। मतलब ये शॉर्ट रेंज और स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं। तो इस सेक्शन के अंदर हम डिस्कस करेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स को। ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं लॉज ऑफ मोशन में। सबसे फर्स्ट लॉ जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। देखिए इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर मूविंग कंडीशन पे तो मूविंग कंडीशन में रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लग रहा है। तो अगर जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, इसकी कोई वेलोसिटी v है, तो अब हम इसे कहेंगे सिस्टम। और अगर सिस्टम पे कोई बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, यानी ये एफ एक्सटर्नल है, तो हम क्या कहेंगे कि अगर ये एफ एक्सटर्नल जो है वो ज़ीरो है तो इसका जो एक्सलेशन है वो ज़ीरो होगा। तो इस लॉ को हम इस तरीके से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि अगर एक सिस्टम जो है वो इस पर नेट फोर्स अगर ज़ीरो है तो उसका एक्सलेशन जो है वो ज़ीरो होगा। ये हमें फर्स्ट लॉ बताता है। ओके। यहाँ पे ये जो एक्सटर्नल हम बोल रहे हैं, एक्सटर्नल मतलब वो फोर्सेस हैं जो उस सिस्टम बाउंड्री के बाहर है ना। तो सिस्टम क्या हुआ, सिस्टम यूनिवर्स का वो पोर्शन हुआ जो हम ऑब्जर्वेशन में लेते हैं। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को जब हम स्टडी में ले रहे हैं तो इसके जो इंटरनल फोर्सेस हैं, है ना, उनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। जो इस बाउंड्री से बाहर जितने फोर्सेस लग रहे हैं उनको हम इंक्लूड करेंगे। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये m1 है, ये दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है इसके साथ कनेक्टेड है, या इसके साथ है ये m2 है। ठीक है। तो जब हम इसको सिस्टम मान लेंगे तो इस पे जो नेट फोर्स होगा वो ये वाले फोर्स होंगे। तो इनकी कॉन्टेक्ट सरफेस जो फोर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, अब इंटरनल फोर्स हो जाएंगे। तो हमारे पास सिस्टम जो होता है वो बाउंड्री होती है जिसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसको हम स्टडी में लेते हैं, और बाहर के जितने भी फोर्सेस होंगे वो एक्सटर्नल फोर्स होंगे। तो जो अनबैलेंस फोर्स होगा वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे। द वर्ड नेट मीन्स द रिजल्टेंट ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम। जैसे कि इससे पहले जो अभी हम यहाँ पे देख रहे थे, अज्यूम करते हैं कि ये 10 न्यूटन फोर्स है और ये 5 न्यूटन फोर्स है, दोनों कोलिनियर और अपोजिट डायरेक्शन पे। तो यहाँ पे नेट का मतलब क्या हुआ कि जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उनका रिजल्टेंट 5 न्यूटन। ठीक है। तो ये इसमें मीन यानी नेट फोर्स होगा। यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है जो इसकी स्टेट ऑफ मोशन में चेंज को रजिस्ट करती है उसको हम यहाँ पे बोलते हैं इनर्शिया। ठीक है। इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी, है ना, प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट जो उस ऑब्जेक्ट के अंदर होती है, जिसकी वजह से उसकी स्टेट ऑफ मोशन में चेंज को रजिस्ट मिलता है। और यहाँ पे जो इनर्शिया होता है वो मास पे डिपेंड करता है, यानी मास जितना ज़्यादा होगा इनर्शिया उतना ज़्यादा होगा। यानी कि जैसे अगर ऑब्जेक्ट का मास अगर ज़्यादा है तो उसकी स्टेट ऑफ मोशन में चेंज लाने के लिए हमें फोर्स ज़्यादा चाहिए। जैसे कि एक ट्रक है और एक कार है अगर, तो हम क्या देखते हैं कि जब हम ट्रक को एक्सलेट कराते हैं तो हमें ज़्यादा फोर्स चाहिए एज़ कम्पेयर टू कार। और इसके रिवर्स अगर बात करें कि अगर ट्रक और कार है, उन दोनों को अगर हमें रोकना है तो हम देखेंगे कि ट्रक को रोकने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स चाहिए क्योंकि उसका इनर्शिया ज़्यादा होता है। तो इस प्रॉपर्टी को डिफाइन जो करता है वो इनर्शिया करता है। तो जो हमारे पास जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ की इम्पोर्टेंस जो है वो यहीं आती है कि ये जो है फर्स्ट लॉ जो है वो इनर्शिया, फोर्स और इनर्शियल फ्रेम को डिफाइन करता है। इनर्शियल फ्रेम एक्चुअल में क्या होते हैं, वो फ्रेम यानी वो रेफरेंस फ्रेम जिनके अंदर लॉ ऑफ इनर्शिया जो है वो फॉलो होता है, उसको हम बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम। यानी नॉर्मल वर्ड में हम कहेंगे कि कोई भी ऐसा रेफरेंस फ्रेम जो रेस्ट पर है या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसे हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम, जिसमें हम इस लॉ ऑफ इनर्शिया मतलब नेट फोर्स जीरो पे एक्सलेशन जीरो को कंसिडर कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। तो अर्थ जो है ना, वी टेक ऑल द फ्रेम एट रेस्ट और मूविंग यूनिफॉर्मली विद रिस्पेक्ट टू अर्थ एस इनर्शियल फ्रेम। हम नॉर्मली जो है वो अर्थ को भी इनर्शियल फ्रेम ही लेते हैं। तो ये जो इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम है इसका डिटेल में डिस्कशन जो है वो हम आगे के सेक्शन में भी करेंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं इनर्शिया को।
तो जो अभी हमने कहा इनर्शिया, तो इनर्शिया जो है किसी ऑब्जेक्ट के लिए वो 3 तरीके का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है, तो जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता वो रेस्ट पर ही रहता है। ऑब्जेक्ट की इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जो उसे रेस्ट पे रखता है। इसके कई सारे एग्जांपल हम देख सकते हैं प्रैक्टिकली। जैसे अगर हम देखें कि जब हम हम किसी गीले कपड़े को जब झाड़ते हैं तो उसमें से वाटर ड्रॉप जो है वो अलग हो जाती है, तो वो उनकी इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से होता है। दूसरा यहाँ पे होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर मूविंग कंडीशन पे है तो वो मूविंग कंडीशन में रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, उसे हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, है ना। जैसे कि हम देखें कि अगर किसी बस के अंदर अगर हमें और अचानक ब्रेक अप्लाई होता है, तो बस पहले मूविंग कंडीशन पे थी तो हम भी उसके साथ मूविंग कंडीशन पे थे। तो जब ब्रेक अप्लाई होता है तो हम पे एक आगे की तरफ फोर्स लगता है, वो है इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, कि हमारी बॉडी जो है वो मोशन में है तो मूविंग कंडीशन में रहना चाहती है। ये है इनर्शिया ऑफ मोशन। अच्छा, इसमें एक और होता है, वो होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, है ना। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में चेंज को रजिस्ट करता है। जैसे हम देखते हैं कि अगर हम किसी कार के अंदर है, वो कार जब शार्प टर्न लेती है तो हम पे फोर्स जो है वो आउटसाइड लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ये है हमारे पास इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जो ऑब्जेक्ट की मोशन की डायरेक्शन में चेंज को रजिस्ट करता है। तो इनर्शिया जो है वो हमें एक मैसेज देता है कि जब ऑब्जेक्ट का मास यानी उसका इनर्शिया ज़्यादा होता है तो हमें फोर्स ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है उसकी स्टेट ऑफ मोशन में चेंज लाने के लिए। बट स्टेट ऑफ मोशन में चेंज के लिए जो रिक्वायर्ड फोर्स होता है वो मास के अलावा अदर फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। जैसे एक फैक्टर है वेलोसिटी। जैसे हम बात करें बुलेट जो है जिसका मास बहुत कम होता है, पर जब हम उसे फायर करते हैं तो उसका इम्पैक्ट जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। उसका रीज़न है उसकी वेलोसिटी। तो ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन में चेंज के लिए उसकी वेलोसिटी जो होती है वो भी इम्पोर्टेंट फैक्टर होती है। तो इसके लिए हम डिफाइन करते हैं लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें मास और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन बताती है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम होता है दैट डिफाइन एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ओके, तो लीनियर मोमेंटम p ऑफ सिंगल पार्टिकल इज डिफाइन एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है और उसकी वेलोसिटी जो है वो ये v है। तो अब देखिए यहाँ पे जो मोमेंटम होगा p वेक्टर वो डिफाइन होगा m v वेक्टर। यहाँ पे मोमेंटम जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन जो है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही होती है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है उसके लिए अगर मास ज़्यादा हुआ और वेलोसिटी कम हुई तब भी मोमेंटम ज़्यादा होगा। मास कम है, वेलोसिटी ज़्यादा है, तब भी मोमेंटम ज़्यादा होगा, है ना। तो यहाँ पे मोमेंटम जो है वो हमें मास और वेलोसिटी में रिलेशन बताएगा। तो मोमेंटम जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन जो है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होते हैं, यानी पी वेक्टर जो है वो एंड वी वेक्टर जो है वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे बात करें जहाँ पे अगर नेट मोमेंटम अगर फाइंड करना है तो सिस्टम के लिए जो नेट मोमेंटम होगा वो अलग अलग मोमेंटम के सम के बराबर होगा। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल जैसे हम कंसिडर करें कि ये कोई मास है, ये m1 जिसकी वेलोसिटी जो है वो v1 वेक्टर है, और कुछ दूसरा ऑब्जेक्ट है m2 जिसकी वेलोसिटी वेक्टर जो है वो v2 है। तो जो मोमेंटम ऑफ सिस्टम डिफाइन होगा वो डिफाइन होगा p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर, यानी इनके इंडिविजुअल जो मोमेंटम होंगे वो क्या होंगे, वो होगा m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर। ये हमारे पास होगा रिजल्टेंट मोमेंटम ऑफ सिस्टम। ओके, तो किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स के इंट्रैक्शन की वजह से उसके मोमेंटम में चेंज आता है, तो उस मोमेंटम में चेंज जो है वो हम निकाल सकते हैं पी फाइनल माइनस पी इनर्शियल से। ये होगा उस ऑब्जेक्ट की मोमेंटम में चेंज। जैसे फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं कि ये कोई वॉल है जिस पे कोई ऑब्जेक्ट जो है
है ना, ये हॉरिजॉन्टल से कोई थीटा पे इंसिडेंट हो रहा है और वॉल से टकराने के बाद, है ना, जिस स्पीड से वो आ रहा था उसी स्पीड से एंगल थीटा पे डिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब बताइए कि जब ये वॉल्स टकराया होगा तब इसकी मोमेंटम में चेंज कितना आया। तो अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं पी इनिशियल, तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना होगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है उसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक ये अगर एंगल थीटा है तो यहाँ हमारे पास ये आएगा वी कॉस थीटा और ये होगा वी साइन थीटा, और इसका मास अगर एम है तो पी इनर्शियल जो होगा वो होगा एम वी वेक्टर, वी कितना है, वी कॉस थीटा आई के प्लस वी साइन थीटा जे के। ठीक है, ये है इनर्शियल मोमेंटम। और फाइनल कंडीशन में मोमेंटम अगर देखें तो इसकी वेलोसिटी जो है ये बी है, ये एंगल थीटा है, सॉरी यहाँ पे वेलोसिटी नीचे की तरफ ये माइनस आएगा। अब यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो इसके अगेन दो कंपोनेंट आएंगे, ये होगा वी कॉस थीटा और नीचे की तरफ वी साइन थीटा। तो अब जो पी फाइनल होगा वो होगा एम वी फाइनल वेक्टर यानी एम। अब देखिए, वी कॉस थीटा जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस वी कॉस थीटा आई के माइनस वी साइन थीटा जे के, ये हो गया फाइनल मोमेंटम। तो जब हम चेंज की बात करते हैं, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, वो होगा पी फाइनल माइनस पी इनर्शियल। तो यहाँ पी फाइनल और पी इनर्शियल दोनों का अगर चेंज निकालेंगे तो हमें मिलेगा, देखिए एम वी जो है दोनों में से कॉमन आएगा माइनस साइन थीटा जे केप, और यहाँ पर भी माइनस साइन थीटा जे केप है ना, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये हमें मिलेगा माइनस टू कॉस थीटा आई के, यानी जो चेंज इन मोमेंटम आएगा वो आएगा टू एम वी कॉस थीटा आई के। ये हमारे पास चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो अब देखिए, अभी हमने यहाँ पे दो फैक्टर देख लिए जो यहाँ पे फोर्स की रिक्वायरमेंट को बताएंगे कि कोई ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन में चेंज के लिए हमें कितना फोर्स चाहिए। तो एक तो रिक्वायर्ड होगा मास और एक उसकी वेलोसिटी। रिक्वायर्ड फोर्स जो है वो इनके अलावा एक और फैक्टर पे डिपेंड करता है, दैट इज टाइम। देखिए, जैसे अभी इस ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज आया है, ठीक है, तो जब हम मोमेंटम में चेंज देखते हैं तो पर्टिकुलर मोमेंटम चेंज जो है वो कितने टाइम के अंदर आया है वो भी डिपेंड करता है। अगर कोई मोमेंटम जो है हमें कम टाइम के अंदर चेंज करना है तो हमें फोर्स जो है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, और अगर वही मोमेंटम चेंज अगर हमें ज़्यादा टाइम में चाहिए तो हमें फोर्स कम रिक्वायर्ड होता है। जैसे अगर एक मूविंग कंडीशन में कार है और अगर उससे अचानक रोकना है तो हमें ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और उसी के रिवर्स अगर हम देखें कि कार को अगर धीरे धीरे स्लोली अगर रोकना है तो हमें कम फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमें यहाँ से पता चलता है कि जो फोर्स है, यहाँ पे फोर्स जो है वो मोमेंटम में चेंज के प्रोपोर्शनल है और जो टाइम टेकन है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये हमें मोमेंटम सॉरी फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड देता है, जो हम देखते हैं सेकेंड लॉ के अंदर। देखिए, न्यूटन्स का जो सेकेंड लॉ है उसमें हम क्या डिफाइन करते हैं, हम डिफाइन करते हैं कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ना, हम क्या डिफाइन करते हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड टेक प्लेस इन डायरेक्शन इन विच फोर्स एक्ट्स। ओके, यानी कि जिस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज हो रहा है फोर्स उस डायरेक्शन में लगेगा, है ना। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, है ना, या फिर हम बोल सकते हैं एफ इजिकल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ये तो हमारे पास एवरेज फोर्स है। अगर यहाँ पे जो टाइम है वो काफ़ी कम है ना, तो उसको हम लिख सकते हैं एफ इजिकल टू डी पी अपॉन डी टी। और अगर इसका वेक्टर फॉर्म लिखा जाए तो वैसे लिखा जाएगा एफ वेक्टर इजिकल टू डी पी वेक्टर अपॉन डी टी वेक्टर। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो फोर्स वेक्टर है वो मोमेंटम में चेंज की डायरेक्शन में ही होगा।
है ना। जैसे कि अभी लास्ट वाला एग्जांपल हमने देखा था, तो मोमेंटम चेंज जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा था। इसका मतलब वॉल की वजह से ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगेगा वो मोमेंटम में चेंज की डायरेक्शन में लगेगा। ओके, यहाँ पे हमारे पास जो P है दैट इज P इज इक्वल टू एम वी वेक्टर। तो इसको अगर हम इस रिलेशन में रखें तो हमारे पास रिलेशन आएगा F इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी एम वी। ठीक है, अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो हमारे पास रिलेशन मिलता है, वो है वी डी एम अपॉन डी टी प्लस एम डी वी अपॉन डी टी। देखिए यहाँ पे फोर्स जो है वो मास वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड कर रहा है। इन केस अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो मास है अगर वो कांस्टेंट हुआ अगर, तो डी एम अपॉन डी टी जो है वो ज़ीरो होगा। तो उस कंडीशन में हम फोर्स लिखते हैं एफ इजिकल टू एम डी वी अपॉन डी टी, यानी मास इंटू एक्सलेशन। तो यहाँ पर हमारे पास रिलेशन जो है वो मास इंटू एक्सलेशन का आता है, बट कब, जब मास कांस्टेंट हो तब। इन केस अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हुई तब, तो उस कंडीशन पे फोर्स जो होगा वो हमें मिलेगा एफ इजिकल टू वी डी एम अपॉन डी टी। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल जैसे हम देखें, अगर जैसे हम देखें कि यहाँ इस एग्जाम्पल के अंदर मास जो है इस ऑब्जेक्ट का वो है 5 kg। ठीक है, इस पे वाटर जेट जो है वो इंसिडेंस हो रहा है, जिसकी वेलोसिटी जो है वो है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड। और इस वाटर जेट की वजह से पर सेकेंड जो इस सरफेस पे वाटर आ रहा है ना, डी एम अपॉन डी टी ऑफ वाटर। ठीक है, यह है वाटर फ्लो रेट। तो पर सेकेंड इसकी वॉल पर जितना मास वाटर का आ रहा है वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 10 kg/सेकेंड। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड फोर्स ऑन ब्लॉक, और दूसरा फाइंड करना है हमें एक्सलेशन ऑफ ब्लॉक ऑन स्मूथ सरफेस। तो देखिए फर्स्ट पार्ट पे डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले फोर्स जो है वो कितना अप्लाई होगा। तो देखिए वो जो वाटर जेट है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वाटर जेट की वजह से जो ब्लॉक पर फोर्स लगेगा वो लगेगा एफ इजिकल टू वी डी एम अपॉन डी टी। वेलोसिटी जो है वो इसकी 10 और डी एम अपॉन डी टी जो है वो है 10, यानी जो वाटर जेट है ब्लॉक पे जो फोर्स लगाएगा वो 100 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। ओके, अब हम देखते हैं कि जिस मोमेंट जितना फोर्स इस ब्लॉक पे लगा उस मोमेंट जो है इस ब्लॉक का एक्सलेशन कितना होगा। तो फोर्स इजिकल टू होता है मास इंटू एक्सलेशन इस ब्लॉक के लिए। तो ब्लॉक का एक्सलेशन ए इजिकल टू होगा फोर्स अपॉन मास। उस ब्लॉक पे जो फोर्स अप्लाई हुआ है वो है 100 न्यूटन, और उस ब्लॉक का मास जो है वो है 5 kg। तो जो एक्सलेशन आएगा वो आएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये जो एक्सेलेरेशन है, ये एक्सेलेरेशन जो है वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में हमने नेट फोर्स अप्लाई किया है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी। तो किसी ऑब्जेक्ट पे जो नेट एक्सेलेरेशन होगा वो उसकी नेट फोर्स की डायरेक्शन में होगा। जैसे कि इस एग्जांपल में हम देखें कि हमें बोला हुआ है कि दो फोर्सेस, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन है और दोनों के बीच में एंगल जो है वो 120 है, और ऑब्जेक्ट जो है उसका मास है 2 kg। तो बताइए कि उस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलेरेशन है वो कितना होगा। तो अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमें सबसे पहले फाइंड करना होता है कि उस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जो है वो कितना है। तो अब देखिए ये वाला फोर्स जो है ये 10 न्यूटन है और ये भी 10 न्यूटन है। तो हमने पढ़ा है कि जब दो ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगते हैं और दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हैं और अगर एंगल जो है वो 120 है, तो अब जब हम इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो हमें रिजल्ट जो है वो इस डायरेक्शन में मिलेगा, वो आएगा 10 न्यूटन। जो नेट फोर्स आएगा यहाँ पे 10 न्यूटन के बराबर ही आएगा, और ये एंगल जो आएगा वो 60 होगा। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर और दोनों के बीच में एंगल 120। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सलेशन होगा वो होगा एफ अपॉन मास, यानी 10/2 यानी 5
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो इसकी डायरेक्शन होगी वो होगी 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, है ना। ये वाली अगर एक्स एक्सिस होगी तो ये एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री की डायरेक्शन में एक्सलेट होगा। ओके, तो अब देखते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। Assume that on a certain day, ray come down at a speed, velocity 15 meter per second and hit the roof of car. The mass of rain per second that strikes the roof of car is 0.06 kg per second. Assuming that rain comes to rest upon striking the car, find average force exerted by the rain on the roof. तो देखिए यहाँ पे जो एफ एवरेज होगा वो होगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ओके, यहाँ पे मास मोमेंटम जो होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी, और फाइनल देखिए यहाँ पे डेल्टा पी अगर देखें तो डेल्टा पी क्या होगा, डेल्टा पी होगा पी फाइनल माइनस पी इनर्शियल। फाइनल वेलोसिटी जीरो है तो फाइनल मोमेंटम जीरो होगा, और इनर्शियल मोमेंटम जो होगा वो होगा एम वी। ठीक है, हमें यहाँ पे बोला है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, तो देखिए डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी जो है वो यहाँ से हो जाएगा माइनस डेल्टा एम वी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो हो जाएगा माइनस वी डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, वेलोसिटी जो है वो दी हुई है -15, और डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी जो है वो दिया हुआ है 0.060, है ना। ये है हमारे पास मास जो पर सेकेंड रूफ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 0.06, है ना, 15 इंटू 690 यानी 0.9 न्यूटन। इतना फोर्स जो है वो रूफ पे लगेगा रेन की वजह से।